किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपके सामने BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर क्रमांक 9 इसके बारे में जानकारी दूंगा। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस संकट काल में पूरे देश भर के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन अध्यापन का ये कार्य निरंतर रूप से जारी है। इसके लिए मेरा महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर भी अपवाद नहीं है। मेरे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार जी की प्रेरणा से और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के आदेशानुसार ऑनलाइन अध्यापन का ये कार्य जारी है। तो चलिए आज हम जो अपना पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो पहला भाग है आदिकाल, उसके अंतर्गत आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां इस उपविभाग को आज हम देखने जा रहे हैं। इसमें आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियों के अंतर्गत जो 4 परिस्थितियां हैं उसमें राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, धार्मिक परिस्थितियां हैं और साहित्यिक परिस्थितियां हैं। इन 4 परिस्थितियों को देखने वाली हैं। इन परिस्थितियों को देखने से पहले हम ऐसा देखते हैं कि समाज और साहित्य का गहरा संबंध होता है। साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए तो कहा जाता है क्योंकि साहित्य में क्या होता है, समाज का प्रतिबिंब होता है। समाज में जो कुछ चलता है या चल रहा होता है उसका अध्ययन, उसका प्रतिबिंब, उसका चित्रण साहित्य के माध्यम से किया जाता है या होता है। अब कोरोना का ये जो संकट काल है, हम देखते हैं कि अनेक रचनाकार इस संकट काल से प्रभावित होकर रचनाएं कर रहे हैं या करेंगे। हाल ही में डॉक्टर नीरजा माधव जी का कोरोना के संकट काल पर एक उपन्यास आया है और उसका नाम ही है कोरोना। BA प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा के पाठ्यक्रम में डॉक्टर नीरजा माधव जी का जो उनकी रचना है बैठन, यह कहानी भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि साहित्यकार अपनी परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। हर 100 साल के बाद जब हम इतिहास देखते हैं तो कोई न कोई बड़ी महामारी आई हुई है। 1918 के आसपास जो प्लेग की बीमारी पूरे देश भर में फैली थी, उसको लेकर भी अनेक रचनाएं लिखी गई हैं। अब 2020 चल रहा है तो उसको लेकर भी अनेक रचनाएं लिखी गई हैं, लिखी जाने लगेंगी। स्पष्ट है कि जहाँ तक आदिकाल का संबंध है, आदिकाल में भी उस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उस प्रकार का साहित्य रचा गया होगा या रचा गया। तो कौन कौन सी परिस्थितियां थी आदिकाल के समय में, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो पहली परिस्थिति है राजनीतिक परिस्थिति।
तो राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह जो युग था वह सामंतवादी युग था। भारत के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत देश की अखंडता नष्ट हो चुकी थी, साम्राज्य भावना लुप्तप्राय हो गई थी, देश विखंडित होकर छोटे छोटे राज्यों टुकड़ों में बंट चुका था। गहरवाल, चौहान, चंदेल और परिहार आदि अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे जो आपस में प्रायः लड़ा करते थे। इनके पारस्परिक युद्ध के लिए ये आवश्यक नहीं था कि कोई विशेष कारण हो। ये राजा तो अपने प्रभाव की वृद्धि, शौर्य प्रदर्शन अथवा किसी सुंदरी कन्या की प्राप्ति हेतु आपस में लड़ने में अपने गौरव का अनुभव करते थे। इन आपसी लड़ाई झगड़ों के साथ ही विदेशी आक्रमण भी जारी थे। हम देखते हैं कि पहले लड़ाइयाँ होती थी और वह भी रोज होती थी। हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत में यवनी आक्रमण आरंभ हो गए थे। महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमणों ने राजपूतों को शिथिल कर दिया था, अर्थात उनमें लड़ने की क्षमता ही नहीं थी। इस प्रकार का यह काल निरंतर संघर्ष और लड़ाइयों का काल देखने को मिलता है। यहाँ के राजपूत राजाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी शक्ति पर लोहा अवश्य लिया था, अर्थात वे लड़ते जरूर थे किंतु संगठित प्रयत्नों के अभाव में उन्हें पराजित होना पड़ता था। इन राजाओं में ऐसे अनेक वीर थे जिनमें अपना राज्य फैलाने की लालसा थी, किंतु वे विदेशी आक्रमण के समय अपने पड़ोसी राज्य से उदासीन रहते थे। इनकी राष्ट्रीयता संकुचित थी। अपने 10-50 गांवों को ही ये राष्ट्र समझते थे। व्यापक रूप से समूचे भारत को उन्होंने राष्ट्र कभी नहीं समझा। अन्यथा इन राजाओं ने अगर परस्पर मिलकर संगठित होकर आक्रमणकारियों का सामना किया होता तो शायद उन्हें इतने शीघ्र पराजय का मुख देखना न पड़ता। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गहरवाल, परमादि देव आदि राजा परस्पर भी लड़ते रहे थे और विदेशियों से भी लड़ते रहे थे। परिणाम सबका विनाश ही निकलता था। राजपूत शक्ति अंतकलह से क्षीण क्षीण होती जा रही थी और अंत में उन्हें मुसलमानी शक्ति के सम्मुख घुटने टेकने पड़े। राजनीतिक दृष्टि से भारत के इतिहास का यह काल पतन का काल समझना चाहिए। स्पष्ट है कि राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की अराजक होने के कारण कवि लोग भी उसी प्रकार का साहित्य रचने लगे थे। इस काल में आश्रित कवि होने के कारण वे राजा महाराजाओं की बड़ाई हेतु काव्य लिखा करते थे। राजा कैसा भी हो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करना यह काम कवि लोग करते थे। उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि लड़ाई का वर्णन है, युद्धों का सजीव वर्णन वीरगाथाकालीन साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। वीर और श्रृंगार का सुंदर समन्वय उन रचनाओं में हम देखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ही उस प्रकार की थी। तो राजनीतिक दृष्टि से यह काल अव्यवस्था, विशृंखलता एवं पराजय का काल था। तो एक ओर इस युग में बाहरी आक्रमणों की जो लड़ाइयों का सिलसिला था वह तो जारी था ही, लेकिन दूसरी ओर राजाओं का पारस्परिक भीतरी कलह राज्यों को निरंतर खोखला बन जा रहा था। और यह परिस्थिति आदिकाल में हम देखते हैं। इसके बाद सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि इस देश की इस समय देश की सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी।
यह काल व्यवस्थित सामाजिक स्थिति का था। आए दिन विदेशी आक्रमण एवं राजाओं के आपसी लड़ाई झगड़ों से जनता संत्रस्त हो गई थी। लोक जीवन एवं लोक संपत्ति अरक्षित थी। राजाओं को जनता की कोई चिंता नहीं थी। अपना व्यक्तिगत सम्मान ही उनकी मूल चिंता का विषय बन गया था। ब्राह्मणों का सम्मान गिरता जा रहा था। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का लोकमानस पर अखंड साम्राज्य था। जनता शासन और धर्म दोनों की दृष्टि से निराश्रित हो रही थी। जाति पाति के बंधन बढ़ते जा रहे थे। सधन लोग भोग विलास के लिए तथा निर्धन लोग मानव श्रम के लिए ही पैदा हुए हो, ऐसी स्थिति आदिकाल में थी। राष्ट्रीयता का अभाव था। राजपूत नरेश तथा दरबारी लोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। नारी भी भोग्या मात्र बनकर रह गई थी। वह क्रय विक्रय एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। नारी का बलात् अपहरण कर लेना राजपूत राजाओं को एक आम काम बन गया था। शिक्षा केवल उच्च वर्ण तक ही सीमित थी। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में लोक जीवन से दूर की बात देखने को मिलती है। और इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें भी जनता के सुख दुख की बात दिखाई नहीं देती। वास्तविक रूप से राजाओं के चित्रण में ही कवि लोग निमग्न रहते थे। उनको लोगों की ओर देखने के लिए दृष्टि ही एक प्रकार से नहीं थी, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं होगा। अर्थात लोक जीवन से दूर इस प्रकार का साहित्य इस काल में देखने को मिलता है। तो आदिकालीन प्रेरक परिस्थितियों के अंतर्गत आज हमने राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। शेष अगली तासिका को हम देखेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।